डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारी आज की वीडियो का मकसद एमडी कैट से रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देर किस बात की, बिना टाइम जाया किए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारी आज की डिवीजन है फोर्स एंड मोशन का टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 है ये एमडी कैट की डिवीजन का। आज हम यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम यहाँ पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये इसमें हाइट क्या होती है, इसमें रेंज किस तरह से डिस्कस की जाती है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। द टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये टू डिमेंशनल मोशन होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होती है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ मेंशन की गई हैं। अगर आप देखें, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ हाइट से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये भी एक डाउनवर्ड मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो ये वर्टिकल मोशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। हम किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं लेकिन सम एंगल से थ्रो करते हैं, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इसकी मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन आ जाती है। अब जो ये पाथ फॉलोड करता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉजेक्ट्री का। ये ट्रॉजेक्ट्री जो है वो पैराबोला ही होती है, लेकिन अगर आपके पास एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन है तो ये परफेक्ट पैराबोला शेप बनेगी, और अगर जो है वो प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन आ जाती है तो ये सिमिलर टू पैराबोला जो है वो शेप को फॉलो करता है। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हम मजीद डिस्कस करेंगे जो कि हमें डिफरेंट तरह की फार्मूलेशन के लिए भी हेल्प आउट करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल इज अलोंग वाई एक्सिस विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब प्रोजेक्टाइल पर जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। इसी तरह से अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की लग रही होती है फोर्स, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करता है। ये जीरो हो जाता है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, और फिर फर्दर देन इंक्रीज करता है जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करता। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड करते हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही होती, जिस बिना पर इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, वो रिमेन सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट, फॉर्मुलेशन है, कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे ड्राइव करते हैं, और अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो अभी हमने पीछे बताया कि देयर विल बी नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन एम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए एक्स जीरो हो गया क्योंकि मैथ तो जीरो नहीं हो सकता। इट्स मीन ए एक्स यहाँ पर जीरो है। अगर ए एक्स जीरो है तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहें तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी आया। और अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। जैसा कि आपने भी कहा कि इसका जो एक्सेलरेशन है x के लॉन्ग ये जीरो है, तो वी एफ एक्स बराबर आया वी आई एक्स के, विच इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सेकेंड वन इक्वेशन है अलोंग वाई एक्सिस की। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग बात करें तो यहाँ पर वेट की फोर्स एक्ट करती है, और इस सूरत में जो एक्सेलरेशन वर्टिकल के अलोंग आता है वो ए वाई इज इक्वल टू जी आ जाता है। अगर हम यहाँ पर भी इक्वेशन यूज करें वर्टिकल एक्सिस के लिए, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए, तो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्केयर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर वी वाई को मैंने जीरो पुट किया हुआ है, ये हमने जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो वर्टिकल हाइट पर जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो किसी भी बॉल की वो जीरो होती है। इस तरह से
वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आया और वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी आ गया। यहां से वी एफ वाई के अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट वन है जी डायरेक्शन के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट टेन इनवर्स के साथ ओवर एक्स कंपोनेंट। इस तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है कुछ की पॉइंट्स फर्दर कंक्लूजन्स हैं। Instantaneous velocity is maximum at the point of projection and the point of landing, but it will be minimum at the maximum height. Why? Maximum height पर स्टूडेंट जीरो नहीं होगी, ये कम से कम होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पर भी रिमेन सेम रहता है। इसी से स्टूडेंट फर्दर पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पर रिमेन सेम होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जो होता है थ्रू आउट द मोशन वो चेंज नहीं करता। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो जीरो, और अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस या प्लस जी की फॉर्म में आ जाता है। अगर हम किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो माइनस जी, डाउनवर्ड थ्रो करवाएंगे तो ये आपके पास प्लस जी आ जाएगा। एंगल जो होता है वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में, ये बात हो रही है मैक्सिमम हाइट की। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड ही रहता है, लेकिन जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं तो वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो चुका होता है। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। एट मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, विच इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसको कहा जाता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होती है। अब अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर आपने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है या फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड फाइंड करना है तो वो वी आई साइन थीटा होता है। लेकिन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए कि वो टाइम जिस दौरान वो एयर में रहता है तो वो टू वी आई साइन थीटा ओवर जी कहलाया जाता है। जी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब हाइट कैलकुलेट करनी हो तो हाइट के लिए h इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर टू जी। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला r इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन टू थीटा ओवर जी। इससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स हैं। रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है। जब आप इस फॉर्मूले में साइन 2 इंटू 45 करेंगे तो साइन 90 आ जाएगा और साइन 90 का आंसर आपको पता है 1 होता है। इस तरह से रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर हम मजीद कैलकुलेशंस करें तो थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री है तो रेंज और जो हाइट है और वो आपस में क्या होंगी जी, इक्वल हो जाएंगी। हाइट और रेंज इक्वल हैं तब जब थीटा की वैल्यूज जो है वो 76 डिग्री हो। इसी को देखते हुए हम कुछ रिलेशन भी लिख लेते हैं, दो मजीद रिलेशन, जिसमें हमने कहा कि अगर रिलेशन निकाला जाए रेंज में और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में तो वो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h होता है, और अगर रिलेशन निकाला जाए मैक्सिमम रेंज और हाइट में तो आपको पता है मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45। ऊपर वाले फॉर्मूलाज में tan 45 से आंसर जो है वो आपको पता है 1 होता है, जिस बिना पर रेंज जो है वो r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h आ गई। अगर आपको हाइट गिवन हो कि जी 40 मीटर है, बताएं मैक्सिमम रेंज की वैल्यूज क्या होंगी, तो आप इजीली यहाँ पर 160 जो है वो आंसर टिक कर सकते हैं। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट में और मैक्सिमम हाइट में, जो कि बनता है 8h ओवर जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8h ओवर जी के बराबर आता है। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट एक की पॉइंट है कि विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल इफ द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर सम ऑफ एंगल 90 डिग्री हो तो दो
एंगल डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रेंज की वैल्यू क्या होती है जी, सेम आती है। हम यहाँ पे इस पॉइंट को मजीद एलेबोरेट भी कर सकते हैं। आपके पास बुक में एक शॉर्टकट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जिसमें बताया गया था कि प्रूव दैट फॉर एन एंगल विच इज एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाय एन इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल। तो अगर आप इक्वल अमाउंट 45 में से कम ज्यादा करते हैं तो रेंजेस यहाँ पर इक्वल होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 45 पर रेंज जो है वो मैक्सिमम है। अगर आपने यहाँ पे एंगल कम करना शुरू किया, एंगल कम करते हुए हमने 30 डिग्री देखा, तो 30 डिग्री के ऊपर रेंज क्या थी जी, वो 60 के रेंज के बराबर थी। जो 60 पर रेंज है वो भी सेम है। क्यों जी? क्योंकि 45 में अगर आप 15 बढ़ाते हैं और 15 कम करते हैं तो रेंज जो है वो इक्वल आ जाती है। इसी तरह हमने 20 पर देखा तो 45 में से 20 माइनस किए तो आंसर विल बी 25 और 45 में 25 को ऐड किया तो आंसर विल बी 70। इसका शॉर्टकट पॉइंट हमने साथ में लिखा हुआ है कि कोई से भी दो एंगल्स जिनको आप सम करें और आंसर 90 डिग्री आ जाए उन पर रेंज की वैल्यू सेम होती है। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।